हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर विजन आईएएस की मैगजीन जो कि सितंबर के मंथ की है। उसका हम सोशल इश्यूज़ वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें 5 टॉपिक्स हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें मैं सिर्फ दो टॉपिक डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट पार्ट में बाकी 3 टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करूंगी। सो दिस इज़ मी प्रतीक्षा देवांगन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज़ किया है? वर्ल्ड बैंक ने। तो एवरी ईयर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है, ठीक है। तो इस साल इसका थीम क्या था? द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19, ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट पहली बार रिलीज़ हुई थी 2018 में एंड देन 2019 में एंड अब 2020 में ये थर्ड एडिशन है इसका जो रिलीज़ हुआ है, ठीक है। इसमें 174 कंट्रीज़ को एनालिसिस किया जाता है। इसमें किस किस के डेटा लिए जाते हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के डेटा लिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो कट ऑफ डेट इस साल का जो रखा गया था वो मार्च 2020 था, ठीक है। तो जब भी अब नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी, ठीक है, उसमें ये जो कोविड-19 के इफेक्ट, क्योंकि मार्च 2020 में तो कोविड-19 के इफेक्ट जो इकोनॉमी पे थे वो सब तो नहीं दिखाया गया है ना, वो सब उसके कॉन्सिक्वेंस वो सब उसमें मेंशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब जब नेक्स्ट इसकी रिपोर्ट आएगी तो ये जो कोविड-19 वाला पीरियड है और उसका जो इफेक्ट हुआ है इकोनॉमी पे, तो वो चीज़ हम एनालाइज कर पाएंगे कि वो कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है? ह्यूमन कैपिटल होता है नॉलेज, स्किल एंड हेल्थ, इसीलिए तो इसी के डेटा रखे जाते हैं, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल जो पीपल एक्यूमुलेट ओवर देयर लाइव्स, ठीक है। जो एक बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, उसके पैदा होने से लेके वो 18 प्लस होते तक ये जो कैपिटल वो एक्यूमुलेट करता है ओवर देयर लाइफ इन द पीरियड ऑफ देयर लाइफ, क्या क्या? नॉलेज, स्किल एंड हेल्थ, ये क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इनेबलिंग देम टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है ना, ये सिर्फ इंडोजेनसली होता है, बिल्ड इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ओनर, ठीक है। ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है जिसे आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स भी हैं। पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल की सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिविजुअल और फैमिली के लिए अगर बेटर ह्यूमन कैपिटल होगा मीन्स बेटर एजुकेशन होगी, बेटर हेल्थ होगा, तो उनकी अर्निंग हाई हो जाएगी। इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जनरेशन रिटर्न ज़्यादा आएगा उनके पास। और ये क्या करेगी? बिल्डिंग सोशल कैपिटल, इट विल हेल्प इन बिल्डिंग सोशल कैपिटल। और ये स्ट्रेंथन करेगी पीपल का ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, एन एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली टेक पार्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, है ना। और एक हेल्दी पर्सन रहेगा बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, ये हमने कोविड-19 के टाइम पे भी देखा है ना, दैट स्टॉप्स द स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिजीज एंड एपिडेमिक्स, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल रिजल्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल, कैसे इंक्रीमेंटल रिजल्ट होगा? अगर किसी की हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो दूसरों को भी अच्छी हेल्थ रखने के लिए एडवाइस देगा, ठीक है। और अगर किसी की एजुकेशन अच्छी रहेगी तो वो चीज़ों को समझ पाएगा बेटर तरीके से, अवेयर होगा वो, ठीक है। तो वो एक ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। ह्यूमन कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स द फिजिकल कैपिटल in the production process as people with higher human capital can use the more physical capital, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड, अभी हमने पढ़ा ना, अगर किसी के पास बेटर एजुकेशन होगी तो उसके पास क्या होगा? बेटर चीज़ों को बेटर तरीके से समझने का एक क्वालिटी होगा, ठीक है। वो चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाएगा, दस फैसिलिटेट इन्वेंशन है इनोवेशन। और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग इंक्रीज, ठीक है। इट इज़ अ सेंट्रल ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग की ग्लोबल फाइंडिंग्स है उसे देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज जो ह्यूमन कैपिटल है वो 56% है। मतलब अगर कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो 18 प्लस तक कितना ह्यूमन कैपिटल एज अ फ्यूचर वर्कर, उसकी पोटेंशियल जो उसकी पूरी पोटेंशियल है 100% की, उसमें से कितना वो अचीव कर सकता है? ओनली 56% वो अचीव कर सकता है, ठीक है। अब कंसिडरेबल वेरिएशन अक्रॉस द रीजन, अब इसमें क्या बोला है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी वेरी करता है अक्रॉस द रीजन। कैसे? जो हायर इनकम कंट्री है उसमें ह्यूमन कैपिटल है 0.7, मतलब देखो इसको हम लोग 0 से 1 तक का मेजर करते हैं, ठीक है। अगर किसी का 0 है मीन्स ह्यूमन कैपिटल नहीं है उस कंट्री में, और अगर किसी कंट्री की वैल्यू 1 है मीन्स फुल पोटेंशियल वहाँ के लोग यूज़ कर रहे हैं, अपना फुल पोटेंशियल दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हाई इनकम कंट्रीज़ में क्या होता है? जो ह्यूमन कैपिटल रहते हैं वो ज़्यादा रहती है, ठीक है, 0.7। ये इसमें भी देखा गया है जो ग्लोबल की फाइंडिंग्स में, इसमें भी हमने ये चीज़ मेंशन किया, ठीक है।
अब लो इनकम कंट्रीज़ में क्या होती है ह्यूमन कैपिटल 0.7, तो ये वेरी करता है अक्रॉस द रीजन, और ये जेंडर में भी वेरी करता है। देखो जेंडर में क्या होता है, ये देखा गया है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो गर्ल्स का हायर है। अब किसी को क्या लगेगा कि ये बॉयज़ का हायर होता है, नहीं, बट ये ग्लोबल की फाइंडिंग में हमने देखा कि जो गर्ल्स जो है वो हायर अपना पोटेंशियल एक्वायर कर पा रही है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ठीक है, अब मेजरिंग लर्निंग पॉवर्टी, ये क्या होता है, इट इज़ अ शेयर ऑफ 10-year-old हु कैन नॉट रीड एंड राइट। तो आप सोच सकते हो 53% ऑफ द चिल्ड्रन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्री सफ़र फ्रॉम लर्निंग पॉवर्टी। मीन्स 53%, 50 से भी ज़्यादा परसेंट के लोग हैं जिन लोग को ना पढ़ना आता है, जो कि 10-year-old है, वो लोग ना पढ़ सकते हैं और ना लिख सकते हैं, हु कैन नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड, है ना। डिसएग्रीगेशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल बाय जेंडर, ये हमने पढ़ा कि गर्ल्स में जो ह्यूमन कैपिटल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ह्यूमन कैपिटल मीन्स क्या, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल मीन्स जो जेंडर गैप है, अंडर यूटिलाइजेशन, वो वेरी करता है 20 परसेंटेज पॉइंट से कितना वेरी करता है 40 परसेंटेज पॉइंट तक। मीन्स जो जेंडर जो है, जिसमें जो जेंडर वेरिएशन जो हमने देखा, कहीं पे गर्ल्स का ज़्यादा है, कहीं पे बॉयज़ का ज़्यादा है, तो ये जो एवरेज है वर्ल्ड वाइड का ये 20% है। ठीक है, और ये वेरी करता है 40% तक। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन मीन्स दैट अ फ्यूचर वर्कर मे नॉट बी एबल टू फाइंड अ जॉब इवन इफ शी कैन। ठीक है, मीन्स वो अपनी पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इंक्रीज बाई द 2.6 पॉइंट बिटवीन 2010 एंड 2020। मीन्स 2010 एंड 2020 के बीच में 2.6 परसेंटेज पॉइंट ऑन एन एवरेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब कुछ ये देख लेते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में वीडियो के कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ये फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था 2018 में बाय वर्ल्ड बैंक एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट, और इसे सिंगापुर में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसमें यही है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की डेफिनेशन है, इट मेजर्स द ह्यूमन कैपिटल दैट अ चाइल्ड बॉर्न टुडे कैन एक्सपेक्ट टू अटेंड बाई हर 18 बर्थडे। जो आज जो बॉर्न हो रहा है वो अपने 18 बर्थडे तक कितना ज़्यादा एक्वायर ह्यूमन पोटेंशियल एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो इसके 3 पोटेंशियल्स होते हैं, सॉरी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, स्कूल, सर्वाइवल एंड हेल्थ। सर्वाइवल मीन्स अंडर 5 कितने लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू स्कूल एज कितने लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं अंडर 5 होते तक। ठीक है, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में है लर्निंग एडजस्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल। ठीक है, इसमें 2 चीज़ देखा जाता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूल मीन्स अगर एक चाइल्ड अभी पैदा होता है तो वो कितने साल तक अपनी स्कूलिंग अटेंड कर रहा है, और जिस साल में वो स्कूलिंग अटेंड कर रहा है जितने टाइम तक, क्या उसमें उसे क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है। ठीक है, तो ये 2 पैरामीटर होते हैं स्कूल के। और हेल्थ का क्या 2 पैरामीटर होता है, एडल्ट सर्वाइवल रेट एंड रेट ऑफ स्टंटिंग। ठीक है, रेट ऑफ स्टंटिंग फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, तो ये है अंडर द एज ऑफ 5 तक। एंड एडल्ट सर्वाइवल रेट अगर 15 ईयर तक कितने लोग सर्वाइव कर पाते हैं, मीन्स 15 ईयर ओल्ड हु सर्वाइव अंटिल द एज ऑफ 60, ये 15 है। ओके, जो 60 ईयर तक सर्वाइव कर पाता है, ये एडल्ट सर्वाइवल रेट है। ठीक है, हमने अंडर 5 तो देखा ना सर्वाइवल, और ये जो हेल्थ वाले पार्ट में आता है वो एडल्ट सर्वाइवल रेट होता है। ठीक है, तो इसमें यही दिया है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, जो मैंने बताया अगर किसी कंट्री का 0 है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मीन्स वहाँ की जो ह्यूमन कैपिटल पोटेंशियल है वो 0 है, मीन्स वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और 1 है मीन्स 100% है। ठीक है, अब ये इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या है कि 2018 में जब वर्ल्ड बैंक ने पहली बार ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज़ किया ये रिपोर्ट, तब इंडिया का रैंक था 115 आउट ऑफ 157। अब इंडिया की रैंक हो गई है 116 आउट ऑफ 174। तो डेफिनेटली रैंक जो है वो पीछे आई है, बट आप ये भी तो देखो 157 कंट्रीज़ थी यहाँ पे, और यहाँ पे 174 कंट्रीज़ हैं, तो डेफिनेटली स्कोर जो होगा वो इम्प्रूव हुआ होगा, है ना। तो उस टाइम हमारा स्कोर था 0.44, देखो कितना कम है ना, 0.5 से भी कम है, मीन्स 0 to 1 अगर मेज़र करें तो इसके हाफ से भी कम है। तो अब क्या हो गया है 0.49। ठीक है, मीन्स हम 0.5 के बीच मतलब पहुंचने वाले हैं। ठीक है, मीन्स मिडिल में हम। इंडिया इज़ अमंग द ओनली 2 कंट्रीज, द अदर बीइंग टोंगा। ठीक है, ये 2 कंट्री है जहाँ पे चाइल्ड सर्वाइवल रेट क्या है, गर्ल्स का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ठीक है, चाइल्ड सर्वाइवल रेट मीन्स अंडर 5
की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इंडिया एक्सपीरियंस अ 13 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन। 13 परसेंटेज पॉइंट क्या किसी डिक्लाइन हुआ है? स्टंटिंग का डिक्लाइन हुआ है। अच्छा, स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग वो होता है जिससे एज तो बढ़ती है किसी की, है ना, बट उनकी हेल्थ नहीं बढ़ पाती है। आपने अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देखा होगा कि जैसे किसी की एज तो बढ़ रही है बट उसका हेल्थ और हाइट नहीं बढ़ पाता है, ठीक है, वो होता है स्टंटिंग। तो स्टंटिंग रेट में डिक्लाइन आया है 13 परसेंटेज पॉइंट फ्रॉम 48% 2010 में टू 35% इन 2020। तो ये आप डेटा याद रखना कि अभी जो है ये 35% है। इंडिया स्पेसिफिक ये डेटा याद रखना। इंडिया की जो रैंक है वो 116th है और जो स्कोर है वो 0.49 है, और यहाँ पे जो गर्ल्स सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। टॉपिक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये लॉन्च हुआ था, ये पीएम जय जिसे बोलते हैं, पीएम जय, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था तो 2018 में। इट इज़ रिकमेंडेड बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी। 2017 में इसे रिकमेंड किया था और इसने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। टू अचीव द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और जो मेन एम था आयुष्मान भारत का वो क्या था? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना, ठीक है। तो इसमें क्या था? सेक्टोरल एंड सेगमेंटल अप्रोच। पहले क्या होता था? सेक्टोरल एंड सेगमेंटल अप्रोच, कुछ लोग कुछ सेक्टर्स को हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटी मिलेगी हेल्थ की। अब ये क्या है? कॉम्प्रहेंसिव। सेक्टोरल अप्रोच से कौन सा अप्रोच में शिफ्ट हुआ है? कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच में, नीड बेस्ड अप्रोच। ये नीड बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज में इसका फोकस शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब इसमें 2 इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स है। क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एंड दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जैसे कि जो कम्युनिटी सेंटर होते हैं वो, और पीएम जय, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है? ये क्या है? एक टाइप का सेंटर होगा जिसमें आपके सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मिला के ये बनाया जाएगा, ठीक है, मीन्स बना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सेंटर हैज़ अनाउंस दैट 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अभी बना है, ठीक है। ये क्या करेगा? डिलीवर करेगा कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर करेगा, डिलीवर करेगा, ठीक है। मीन्स सारे जो हेल्थ केयर की जो फैसिलिटी है वो घर घर तक पहुंचाएगा। इट विल ब्रिंग क्लोजर टू द हेल्थ केयर, क्लोजर टू द होम ऑफ पीपल, ठीक है। और ये बोथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी हैंडल करने का ये काम करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ये दूसरा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बारे में क्या कहा है? इट इज़ द लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या करेगा? देखो इसमें क्या है, इसमें एक प्रोविजन है कि 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली। अब ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन में डाल सकती है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेती है कि 5 लाख रुपीज़ पर पर्सन को दिया जाएगा। पर पर्सन को नहीं दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन टू 10 करोड़ पीपल। 5 और 10 का आप नंबर याद रखिएगा, ठीक है। टू 10 करोड़ पीपल को दिया जाएगा इसके तहत, ठीक है, जो कि कवर करता है लेसर 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के, जो बॉटम 40% है वो, ठीक है। तो पीएम जय किससे किससे मिलके बना है? देखो पहले इसे बोला जाता था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, 2018 से पहले। फिर वो उसने क्या किया? इसके साथ नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को जोड़ दिया गया, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ था 2008 में, ठीक है। और इन दोनों को लॉन्च किया गया, इन दोनों को मिला के बनाया गया पीएम जय, ठीक है। और इसे लॉन्च किया गया 2018 में, ठीक है ना। तो इसमें क्या था? बेनिफिट्स ऑफ, मैंने जो बताया, 5 लाख रुपीज़ ऑन अ फैमिली फ्लोटर बेसिस, ठीक है। फैमिली फ्लोटर, नॉट इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एम क्या था? देख लो यहाँ पे, इसका एम था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, है ना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मीन्स सारे लोग को यूनिवर्सल हेल्थ मीन्स हर किसी को हेल्थ केयर की जो फैसिलिटी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर किसी को हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंश्योरेंस स्कीम टाइप से आप समझ सकते हो, जिसमें हेल्थ सर्विसेज कोई इक्विटी की बात की जाएगी। क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज मीन्स गुड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और ये इम्पैक्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी, ठीक है। अब इसमें क्या है? द हाउस होल्ड इंक्लूडेड किस बेसिस पे इंक्लूडेड है? डेप्रीवेशन के बेसिस पे इंक्लूडेड है, या फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जो रूरल और अर्बन दोनों एरिया के थे, जो बॉटम 40% लोग थे, उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इट प्रोवाइड कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस, ठीक है। कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस होगा एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है। जिसके पास भी इसका ई कार्ड होगा वो कहीं पे भी जाकर हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? 3 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज फ्री रहेंगी, जो एक्सपेंस, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स आप एक बार हॉस्पिटलाइज हो गए उसके बाद 15 डेज
तक पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस जैसे कि डायग्नोस्टिक एंड आपके मेडिसिन जो होंगे फ्री होंगे। अब ये चीज़ को यूपीएससी पूछ सकती है कि क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है, आपने बोल तो दिया 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली, ठीक है, तो क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है फैमिली के साइज़ पे? नहीं, देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अ फैमिली साइज, एज और जेंडर, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये कैसा स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर की स्कीम क्या होता है, जिसमें सारा पैसा जो होता है ना वो सेंटर देता है, ठीक है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मीन्स जिसमें आधा पैसा सेंटर जो रहता है सिर्फ स्पॉन्सर करता है, इसलिए ये सेंटर जो है वो आधा ही पैसा देता है और प्लस आधा पैसा कौन देता है, स्टेट देता है, ठीक है। तो इट इज़ फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो फुल्ली फंडेड रहेगा, गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देगी। एंड जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इम्प्लीमेंट करने का कॉस्ट है ना, एंड अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ का कॉस्ट, ये कौन शेयर करेगा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि आप जानते हैं जो हेल्थ सेक्टर है, ये जो हेल्थ सब्जेक्ट है ना, ये स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, हेल्थ सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ये कौन प्रोवाइड करेगा, बोथ सेंटर एंड स्टेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। स्टेट आर फ्री टू चूज़, ये अपना खुद का इम्प्लीमेंट यूज़ कर सकती है या फिर इंश्योरेंस कंपनी यूज़ कर सकती है, मीन्स मेंटेन कर सकती है, उसके थ्रू स्टेट कर सकती है, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है, देखो इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्वालिटी एंड अफोर्डेबल जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्शरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इट एम्स टू अचीव द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। इट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, जो गरीब लोग जो जा नहीं पाते अभी, जैसे किसी को अगर कोई कैंसर हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले वो लोग जाने से डरते थे, अब क्या उनको 5 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं तो वो लोग जाएंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे और वो अपना इलाज कराएंगे। हालांकि कैंसर का इलाज नहीं है, बट सपोज आप समझ लो कि कोई और उनको डिजीज़ हो गया, ठीक है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। पहले क्या होता था, सारा जो एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ में ही चले जाता था। कोई अगर मीडियम फैमिली से बिलोंग करते तो जितना पैसा वो कमाते थे वो सारा हेल्थ पे ही खर्च हो जाता था, है ना। तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। स्ट्रेंथन द पब्लिक health care system and it will create the new infrastructure and it will also serve the underserved area को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा तो कुछ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होंगे और ये अंडरसर्व एरिया को भी सर्व करेगा, तो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। पॉपुलेशन लेवल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, कैसे, अगर सारे किसी को मीन्स कोई डिजीज़ है, अगर उसका इलाज हो जाता है लोकल लेवल पे, है ना, उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े, तो ऑब्वियसली वो बीमारी से दूर रहेगा, तो उसका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। अब इसमें इश्यूज़ क्या है, ऑब्वियसली ये देखो कुछ इश्यूज़ भी होंगे, जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये अचीव कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि पूरा यूनिवर्सली ये सबको पूरा 100% अचीव कर पाएगा? ऑब्वियसली कुछ इश्यूज़ होंगे, है ना। तो क्या है, एब्सेंस ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा इशू है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब सेकेंड इशू है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके थ्रू पुश कर रही है प्राइवेटाइजेशन को, और प्राइवेटाइजेशन किसको फेवर करती है, प्रॉफिट मोटिव और करप्शन पे बेसिस होती है। मींस वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा वैल्यू करता है एज़ कम्पेयर टू इसमें लोगों की जो हेल्थ है वो कम वैल्यू करती है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें। और गवर्नमेंट क्या करती है, पीपल को ज़्यादा वैल्यू करती है, ना कि प्रॉफिट को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे भी देखा होगा आपने, इनरोलमेंट ऑफ गोस्ट बेनिफिशियरीज कौन लोग रहते हैं, जो लोग एक्चुअल में होते भी नहीं हैं, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, एक हॉस्पिटल बनाया, ठीक है, गवर्नमेंट बोल दी कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, ये गवर्नमेंट है, इसने बोल दी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ आप प्राइवेट सेक्टर के पास जाइए, आप जब भी जाएंगे तो हम आपको कुछ पैसा देंगे, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर क्या करती है कि कुछ गोस्ट बेनिफिशियरीज बना देती है, मतलब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका नाम ये अपने एंट्री लिस्ट में दिखा देंगी कि ये लोग आए थे, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हें पैसा दे देती है कि ये लोग के इलाज के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से इनरोलमेंट ऑफ गोस्ट बेनिफिशियरीज एक टाइप का इशू है। अब नेक्स्ट है बायस्ड अगेंस्ट पुअर स्टेट। अब देखो इसमें ही एक प्रोविजन है कि जो अच्छा स्टेट रहेगा, जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ठीक है, उसको ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, जो पुअर स्टेट रहेगा, ठीक है, उसको इंसेंटिव्स कम मिलेंगे, तो इट विल अगेन वाइडन द इनइक्विटी को ये अगेन वाइडन करेगा, ठीक है। पॉलिसी फ्रेमवर्क, अब इसमें क्या है, डिस्चार्ज अप टू 15 डेज ओनली, अपने अभी पढ़ा ना हमने, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कितने दिन तक है, 15 डेज, तो इट विल बी अप टू 15 डेज ओनली, नॉट आफ्टर 15 डेज, ओके।
15 डेज़ के बाद नहीं होगी, सिर्फ 15 डेज़ ही कवर करते हैं उसमें। अब बजटरी एलोकेशन पढ़ लेते हैं। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2020 में भी 6400 करोड़ अलॉट किया था, और इसके बाद भी सेम अमाउंट ऑफ मनी अलॉट किया। तो इससे क्या हुआ कि अभी तक इन्होंने कोई मीन्स जो इनका एक्सपेंडिचर है, हेल्थ एक्सपेंडिचर, वो इंक्रीज़ नहीं किया, और शायद ही इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि अनेबल टू स्पेंड द अलॉटेड अमाउंट लास्ट ईयर। जितना ये सोच पाए थे कि ये सक्सेसफुल होगा, ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो जब भी आप क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे ना आंसर राइटिंग में, तो आप ये चीज़ लिखना, कभी भी ये मत लिखना कि गवर्नमेंट फेल हो गई है, ये एक नेगेटिव वर्ड रहता है, ठीक है, फेल्ड वगैरह ये सब नहीं लिखना चाहिए। आपको क्या लिखना चाहिए, गवर्नमेंट अचीव अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव नहीं कर पाई है, ठीक है, 100% अचीव नहीं कर पाई है। तो ये आप बेटर वर्ड है लिखने के लिए। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखो कि जो रिसोर्सेस है, फर्स्ट वे फॉरवर्ड तो ये हो सकता है कि जो रिसोर्सेज है वो उसको इक्विटेबल शेयर करो, ठीक है, इक्विटेबल शेयर करो रिसोर्सेज को, ठीक है, और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा रिसोर्सेज दो। जैसे बिहार स्टेट है, वो थोड़ा पुअर स्टेट है मीन्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, तो उनको आप ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। केरल जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपेरेटिवली बेटर है, तो इनको थोड़ा कम रिसोर्सेज दो, ठीक है। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हॉस्पिटल फॉर अनएथिकल प्रैक्टिसेस। जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हैं जो हॉस्पिटल्स, उन्हें उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम रखना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट शुड बी अंडरटेकन। रियल टाइम डेटा, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पब्लिक डोमेन में रखना ही चाहिए। जब भी आप जैसे कोई आंसर आपको लिखने के लिए आए ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी ऐसे लिखने के लिए ना आए ना, तो आप ये चीज़ ज़रूर लिखना कि रियल टाइम डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को एक्सेस कर पाए, ठीक है, कि कितना बेटर तरीके से काम हो रहा है और किस चीज़ को कितना बेटर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे वे फॉरवर्ड हैं, इसे याद रखिएगा।